नमस्ते, मैं प्रभा आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और चैप्टर लेकर के, जो क्लास 11th की बुक राजनीतिक सिद्धांत का चैप्टर 3 है, या यूँ कहा जाए अध्याय 3 है। उसका नाम है समानता। NCERT बेस्ड है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। समानता का किस तरीके से विश्लेषण किया गया है, बहुत ज़रूरी है हम सब बच्चों का और पूरे समाज का जानना। चलिए शुरू करते हैं। यह अध्याय समानता की अवधारणा के बारे में है। समानता को एक मूल्य के रूप में संविधान में भी दर्ज किया गया है। यहाँ समानता की अवधारणा पर रोशनी डालते हुए निम्नलिखित सवालों की पड़ताल करने की कोशिश की गई है। समानता क्या है? हमें इस नैतिक और राजनीतिक आदर्श के बारे में क्यों सोचना चाहिए? क्या समानता का मतलब व्यक्ति से हर स्थिति में एक समान बर्ताव करना है? हम समानता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असमानता को न्यूनतम कैसे कर सकते हैं? हम समानता के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आयामों को अलग अलग कैसे समझ सकते हैं? इन सवालों को समझने और सुलझाने के क्रम में हमारा सामना समाजवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद और नारीवाद जैसे अपने समय की कुछ खास विचारधाराओं से होगा। इस अध्याय में हम असमानता की स्थिति के बारे में कुछ आंकड़े और चित्र देखेंगे। ये केवल इसलिए दिए गए हैं कि हम असमानता की प्रकृति को समझ बूझ सकें। इन आंकड़ों और चित्रों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। समानता महत्वपूर्ण क्यों है? समानता एक शक्तिशाली नैतिक और राजनीतिक आदर्श के रूप में कई शताब्दियों से मानव समाज को प्रेरित और निर्देशित करता रहा है। समानता की बात सभी आस्थाओं और धर्मों में समाविष्ट है। हर धर्म ईश्वर की रचना के रूप में प्रत्येक मनुष्य के समान महत्व की घोषणा करता है। समानता की अवधारणा एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशिष्टताओं पर जोर देती है जिसमें तमाम मनुष्य रंग, लिंग, वंश या राष्ट्रीयता के फर्क के बाद भी साझेदार होते हैं। समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान पाने योग्य हैं। साझी मानवता की यह अवधारणा ही सार्वभौम मानवाधिकार या मानवता के प्रति अपराध जैसी धारणाओं के पीछे रहती है। बहुत सी सामाजिक संस्थाएं और राजसत्ता लोगों में पद, धन, हैसियत या विशेषाधिकार की असमानता कायम रखती है। आधुनिक काल में सभी मनुष्यों की समानता का राजसत्ता और ऐसी सामाजिक संस्थाओं के खिलाफ संघर्षों में एकजुटता लाने वाले नारे के रूप में इस्तेमाल किया गया है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति में भूसामंती, अभिजन वर्ग और राजशाही के खिलाफ विद्रोह के दौरान स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा था। समानता की मांग 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश विरोधी स्वतंत्रता संघर्षों के दौरान भी उठी थी और यह लगातार उन संघर्षरत समूहों द्वारा उठाई जा रही है जो महसूस करते हैं कि उन्हें समाज में किनारे कर दिया गया है, जैसे कि महिलाएं या दलित। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी बॉक्स में कोई बात कही जाती है या करने के लिए बताई जाती है तो आप उसे करिए ज़रूर। देखिए, इसमें ब्लॉक्स दिया है, देखिए, आओ कुछ करके सीखिए। आप लोग ठीक से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों से ऐसे उदाहरण खोजो जो समानता के विचार को सबल करते हों। उन उदाहरणों को अपनी कक्षा में पढ़ो। जैसे कि बहुत सारी और भी किताबें आती हैं। आप कई किताबें पढ़ेंगे तो आपको तरह तरह के विचारों से आपका मेल बढ़ेगा और आप जानेंगे कि कैसे कैसे बताया गया है इन किताबों में। और एक और बॉक्स है जिसमें देखिए लिखा, ये देखिए, इसको मैं बताती हूँ इसमें क्या लिखा है। मैं जिन लोगों को जानता हूँ वे सभी किसी न किसी धर्म में विश्वास करते हैं।
मैं जिन धर्मों के बारे में जानता हूँ वे सभी समानता का संदेश देते हैं। जब ऐसा है तो दुनिया में असमानता क्यों है? बताइए भाई क्यों है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज समानता व्यापक रूप से स्वीकृत आदर्श है जिसे अनेक देशों के संविधान और कानूनों में सम्मिलित किया गया है। फिर भी समाज में हमारे चारों ओर समानता की बजाय असमानता अधिक नज़र आती है। अपने देश में हम आलीशान आवासों के साथ साथ झोपड़पट्टियाँ, विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस स्कूल और वातानुकूलित कक्षाओं के साथ साथ पेयजल या शौचालय की सुविधा से भी विहीन स्कूल भोजन की बर्बादी के साथ साथ भुखमरी देख सकते हैं। कानून जो वायदा करता है और जो हमारे चारों ओर मौजूद है, उनके बीच अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। नीचे विश्व और हमारे देश के स्तर पर असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े दिए गए हैं। इन पर एक गहरी नज़र डालें। चलिए देखते हैं। विश्व स्तर पर असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े। दुनिया के 50 सबसे अमीर आदमियों की सामूहिक आमदनी दुनिया के 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों की सामूहिक आमदनी से अधिक है। दूसरा है, दुनिया की 40% गरीब जनसंख्या का दुनिया की कुल आमदनी में हिस्सा केवल 5% है, जबकि 10% अमीर लोग दुनिया की 54% आमदनी पर नियंत्रण करते हैं। तीसरा है, पहली दुनिया खासकर उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के आंकड़े औद्योगिक देशों में दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा रहता है, लेकिन दुनिया के 86% उद्योग इन्हीं देशों में हैं और दुनिया की 80% ऊर्जा इन्हीं देशों में इस्तेमाल की जाती है। इन आंकड़े औद्योगिक देशों के निवासी, क्या लिखा है इस पे, इन आंकड़े औद्योगिक देशों के निवासी भारत या चीन जैसे विकासशील देशों के निवासी की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक पानी, 10 गुना ऊर्जा, 13 गुना लोहा और इस्पात तथा 14 गुना कागज का उपयोग करता है। गर्भावस्था से जुड़े कारणों से मरने का खतरा नाइजीरिया के लिए 18 में से 1 मामले में है, जबकि कनाडा के लिए यही खतरा 8,700 में से 1 मामला है। ज़मीन के अंदर से निकालने वाले ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और गैस के जलने से दुनिया भर में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसमें से पहली दुनिया के औद्योगिक देशों का हिस्सा 2/3 है। अम्लीय वर्षा एसिड रेन के लिए जिम्मेदार सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी 3/4 हिस्सा इन्हीं देशों द्वारा उत्सर्जित होता है। ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले बहुत सारे उद्योगों को विकसित देशों से हटाकर विकासशील देशों में लगाया जा रहा है। भारत में आर्थिक असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े हैं। इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं, इन्हें सिर्फ समझने की ज़रूरत है। ये आंकड़े दिए गए हैं और बताया गया है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि परिवार जिनके पास हैं, ग्रामीण परिवार, शहरी परिवार, तो बिजली का कनेक्शन ग्रामीण परिवारों में से 40% है, शहरी परिवार 88% है। मकान में सरकारी नल का कनेक्शन ग्रामीण परिवारों की तरफ जाएँ तो केवल 10% और शहरी परिवार की तरफ जाएँ तो 50%। मकान में स्नान घर ग्रामीण परिवार में 23, शहरी परिवार में 70। टेलीविज़न ग्रामीण परिवार 19 और शहरी परिवार 64। स्कूटर, मोपेड, मोटरसाइकिल ग्रामीण परिवार में 7 और शहरी परिवार में 25। कार, जीप, वैन ग्रामीण परिवार 1 और शहरी परिवार 6। अब आप किस कैटेगरी में आते हैं आप बताइएगा, टिक मार्क लगाइएगा। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, बोला भी गया है कि जो चित्र दिए गए हैं, जो बॉक्स दिए गए हैं, उनमें जो लिखा है आप उन पर ज़्यादा फोकस करिए।
हमारे चारों ओर बहुत सी असमानताएं ऐसी हैं जिन पर कोई आपत्ति नहीं करता। ऐसे में देश और दुनिया की असमानताओं पर बात करना बकवास है। ज़रा इस पर भी ध्यान दो कि कैसे मेरे माता पिता मेरे भाई की तरफदारी करते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। यहाँ हमारा सामना एक विरोधाभास से होता है। लगभग हर कोई समानता के आदर्श को स्वीकार करता है, जबकि लगभग हर तरफ हमें असमानता के दर्शन होते हैं। हम एक जैसी जटिल दुनिया में रहते हैं, जिसमें धन संपदा, अवसर, कार्य स्थिति और शक्ति की भारी असमानता है। क्या हमें इस तरह की असमानता से चिंतित होना चाहिए? क्या ये सामाजिक जीवन के स्थायी और अपरिहार्य लक्षण हैं, जो मनुष्यों की प्रतिभा और योग्यता के साथ साथ सामाजिक विकास और संपन्नता में उनके योगदान के अंतर को भी प्रतिबिंबित करते हैं? क्या ये असमानताएं हमारी सामाजिक स्थिति और नियमों के कारण पैदा होते हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्होंने दुनिया भर के लोगों को वर्षों से परेशान कर रखा है। इस तरह के सवालों ने समानता को सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत का केंद्रीय विषय बना दिया है। राजनीतिक सिद्धांत के छात्र को सवालों की एक लंबी श्रृंखला का सामना करना पड़ता है। इसी तरह का एक सवाल है कि समानता का क्या निहितार्थ है, जबकि हम बहुत से मायनों में बड़े स्पष्ट रूप से अलग हैं। यह बात कहने का आशय क्या है कि हम समान हैं। हम समानता के आदर्श के माध्यम से क्या पाना चाहते हैं? क्या हम आय और रुतबे के सभी अंतरों को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं? दूसरे शब्दों में, हम किस तरह की और किसके लिए समानता पाना चाहते हैं? समानता की अवधारणा के बारे में कुछ और प्रश्न भी उठाए गए हैं। हम यहाँ उन पर भी विचार करेंगे। समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या हमें सभी लोगों से हमेशा बिल्कुल एक तरह का व्यवहार करना चाहिए? समानता क्या है? इन चित्रों पर एक नज़र डालें। देखिए, अश्वेत लोग की बैठने की जगह पिछवाड़े में प्रवेश नहीं, कुत्ते नीग्रो मैक्सिको वासी, पीने का पानी श्वेत अश्वेत, विश्राम गृह केवल श्वेत लोगों के लिए। देखिए, ये चित्र मनुष्यों के बीच नस्ल और रंग के आधार पर भेदभाव की ओर संकेत करते हैं। ये हम में से अधिकांश को अस्वीकार्य है। वास्तव में इस तरह के भेदभाव समानता के हमारे आत्मबोध का उल्लंघन करता है। समानता का हमारा आत्मबोध कहता है कि साझी मानवता के कारण सभी मनुष्य बराबर सम्मान और परवाह के हकदार हैं। हालांकि लोगों से बराबर सम्मान का व्यवहार करने का महत्व ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक जैसा व्यवहार करना भी हो। कोई भी समाज अपने सभी सदस्यों के साथ सभी स्थितियों में पूर्णतया एक समान बर्ताव नहीं करता। समाज के सहज कार्य व्यापार के लिए कार्य का विभाजन ज़रूरी है। अलग अलग काम और अलग अलग लोगों को महत्व और लाभ भी अलग अलग मिलता है। कई बार इस बर्ताव में यह अंतर न केवल स्वीकार्य हो सकता है बल्कि ज़रूरी भी लग सकता है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री या सेना के जनरल को विशेष अधिकार, विशेष सरकारी दर्जा या सम्मान देना हमें तब तक समानता की धारणा के विपरीत नहीं लगता जब तक कि उसका दुरुपयोग न हो। लेकिन कुछ अलग किस्म की असमानताएं अन्यायपूर्ण लग सकती हैं। अब सवाल यह उठता है कि कौन सी विशिष्टताएं और विभेद स्वीकार किए जाने लायक हैं और कौन सी नहीं। कई बार लोगों से अलग तरह का बर्ताव इसलिए किया जाता है कि उनका जन्म किसी खास धर्म, नस्ल, जाति या लिंग में हुआ है। हम असमानता के इन आधारों को अस्वीकार करते हैं, लेकिन लोगों की आकांक्षाएं और लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं।
और हो सकता है कि सभी को समान सफलता ना मिले। अगर वे अपने अंदर छुपी संभावनाओं को विकसित करने में सक्षम हैं, तो ऐसा महसूस नहीं होगा कि समानता खतरे में है। कुछ लोग अच्छे संगीतकार हो सकते हैं, जबकि कुछ नहीं। कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन सकते हैं, जबकि कुछ और अपने कड़े परिश्रम या चेतना के लिए विख्यात हो सकते हैं। समानता के आदर्श से जुड़े होने का यह मतलब नहीं कि सभी तरह के अंतरों का उन्मूलन हो जाए। इसका मतलब केवल यह है कि हमसे जो व्यवहार किया जाता है और हमें जो भी अवसर प्राप्त होते हैं, वे जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए। अवसरों की समानता का क्या अर्थ होता है, चलिए जानते हैं। समानता की अवधारणा में यह निहित है कि सभी मनुष्य अपनी दक्षता और प्रतिभा को विकसित करने के लिए तथा अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार और अवसरों के हकदार हैं। इसका आशय यह है कि समाज में लोग अपनी पसंद और प्राथमिकताओं के मामलों में अलग हो सकते हैं। उनकी प्रतिभा और योग्यताओं में भी अंतर हो सकता है और हो सकता है कि इस कारण से कुछ लोग अपने चुने हुए क्षेत्रों में बाकी लोगों से ज़्यादा सफल हो जाएं, लेकिन केवल इसलिए कि कोई क्रिकेट में पहले पायदान पर पहुंच गया है या कोई बहुत सफल वकील बन गया है, समाज को असमान नहीं माना जा सकता। दूसरे शब्दों में, सामाजिक दर्जा, संपत्ति या विशेष अधिकारों में समानता का अभाव होना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित आवास जैसी बुनियादी चीज़ों की उपलब्धता में असमानताओं से कोई समाज असमान और अन्यायपूर्ण बनता है। नेक्स्ट हेडिंग है प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं। राजनीतिक सिद्धांत में प्राकृतिक असमानताओं और समाज जनित असमानताओं में अंतर किया जाता है। प्राकृतिक असमानताएं लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा और उनके अलग अलग चयन के कारण पैदा होती है। समाज जनित असमानताएं वे होती हैं जो समाज में अवसरों की असमानता होने या किसी समूह का दूसरे के द्वारा शोषण किया जाने से पैदा होती है। प्राकृतिक असमानताएं लोगों को जन्मगत विशिष्टताओं और योग्यताओं का परिणाम मानी जाती हैं। यह आमतौर पर मान लिया जाता है कि प्राकृतिक विभिन्नताओं को बदला नहीं जा सकता। दूसरी ओर वे सामाजिक असमानताएं हैं जिन्हें समाज ने पैदा किया है। उदाहरण स्वरूप, कुछ समाज बौद्धिक काम करने वालों को शारीरिक कार्य करने वालों से अधिक महत्व देते हैं और उन्हें अलग तरीके से लाभ देते हैं। वे विभिन्न वंश, रंग या जाति के लोगों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं। इस तरह के भेदभाव में समाज के मूल्य प्रतिबिंबित होंगे और इनमें से कुछ हमें निश्चित रूप से अनुचित लग सकते हैं। देखिए, यहाँ फिर से एक बॉक्स दिया गया है और चित्र दिया गया है, आप देख सकते हैं। पुरुष स्त्रियों से बढ़कर है, यह एक प्राकृतिक असमानता है। आप इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मेरे हर विषय में तुमसे ज़्यादा अंक आते हैं। मैं घर के काम में माँ का हाथ भी बटाती हूँ। तुम मुझसे बढ़कर कैसे हो, जानते हैं आप। चलिए, प्राकृतिक और समाज मूलक असमानताओं में फ़र्क करना इसलिए भी उपयोगी होता है कि इससे स्वीकार की जा सकने लायक और अन्यायपूर्ण असमानताओं को अलग अलग करने में मदद मिलती है। लेकिन दो तरह की असमानताओं में फ़र्क हमेशा साफ और अपने आप स्पष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब लोगों के बर्ताव में कुछ असमानताएं लंबे काल तक विद्यमान रहती हैं, तो वे हमें मनुष्य की प्राकृतिक विशेषताओं पर आधारित लगने लगती हैं। ऐसा लगने लगता है जैसे कि वे
जन्मगत हों और आसानी से बदल नहीं सकती। उदाहरण के लिए औरतें अनादिकाल से अबला कही जाती थीं। उन्हें भेरू एवं पुरुषों से कम बुद्धि का माना जाता था, जिन्हें विशेष संरक्षण की ज़रूरत थी। इसलिए यह मान लिया गया था कि औरतों को समान अधिकार से वंचित करना न्यायसंगत है। अफ्रीका में काले लोग उनके औपनिवेशिक शासकों द्वारा कम बुद्धि वाले निरे बच्चे और महज शारीरिक श्रम, खेलकूद और संगीत में बेहतर माने गए हैं। यह धारणा दास प्रथा जैसी संस्थाओं को न्यायोचित ठहराने में प्रयुक्त हुई। ऐसे सभी मानकों और मूल्यांकन पर जब सवाल उठाए जा रहे हैं, उन्हें प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित मानने से अधिक जनता की शक्ति और राष्ट्र की सत्ता के बीच के फर्क का प्रतिबिंब माना जाता है। प्राकृतिक विशिष्टता की धारणा से एक और समस्या उत्पन्न होती है। वह यह है कि प्राकृतिक मानी गई कुछ विभिन्नताएं अब अपरिवर्तनीय नहीं रहीं। उदाहरण स्वरूप, चिकित्सा, विज्ञान और तकनीकी प्रगति ने विकलांग व्यक्तियों का समाज में प्रभावी ढंग से काम करना संभव बना दिया है। आज कंप्यूटर नेत्रहीन व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। पहियादार कुर्सी और कृत्रिम पाँव शारीरिक अक्षमता के निराकरण में सहायक हो सकते हैं। यहाँ तक कि कॉस्मेटिक सर्जरी से किसी व्यक्ति की शक्ल सूरत भी बदली जा सकती है। प्रसिद्ध भौतिक विद्वान स्टीफन हॉकिंस शायद ही चल या बोल सकते हैं, पर उन्होंने विज्ञान में बड़ा योगदान किया है। आज अगर विकलांग लोगों को उनकी विकलांगता से उबरने के लिए ज़रूरी मदद और उनके कामों के लिए उचित पारिश्रमिक देने से इस आधार पर इनकार कर दिया जाए कि प्राकृतिक रूप से वे कम सक्षम हैं, तो यह अधिकतर लोगों को अन्यायपूर्ण लगेगा। इन सब जटिलताओं के कारण प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं के बीच के फर्क को किसी समाज के कानून और नीतियों का निर्धारण करने में मानदंड के तौर पर उपयोग करना कठिन होगा। इसी कारण से बहुत से सिद्धांतकार अपने चयन से पैदा हुए असमानता और व्यक्ति के विशेष परिवार या परिस्थितियों में जन्म लेने से पैदा हुई असमानता में फ़र्क करते हैं। ये दूसरी तरह की असमानता ही समानता के पक्षधर लोगों से सरोकार का स्रोत है। वे कहते हैं कि परिवेश से जन्मी असमानता को न्यूनतम और समाप्त किया जाए। नेक्स्ट हेडिंग है समानता के 3 आयाम। क्या क्या आयाम हो सकते हैं? हमने इस सवाल पर विचार किया कि किस प्रकार के सामाजिक अंतर स्वीकार किए जा सकते हैं। इस पर विचार करने के बाद हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि समानता के वे कौन कौन से आयाम हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं। समाज में व्याप्त अलग अलग तरह की असमानताओं को पहचानते समय विभिन्न विचारकों और विचारधाराओं ने क्षमता के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 3 आयामों को रेखांकित किया है। समानता के इन तीनों आयामों को लक्ष्य करते हुए ही एक अधिक न्यायपूर्ण और क्षमतामूलक समाज की ओर बढ़ा जा सकता है। राजनीतिक समानता। लोकतांत्रिक समाजों में आमतौर पर सभी सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता में शामिल है। आप नागरिकता के अध्याय में पढ़ेंगे कि समान नागरिकता अपने साथ कुछ मूल अधिकार, मसलन मतदान का अधिकार, कहीं भी आने जाने, संगठन बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक विश्वास की आज़ादी लाती है। ये ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों को अपना विकास करने और राज्य के कामकाज में हिस्सा लेने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। लेकिन ये केवल औपचारिक अधिकार हैं।
जिन्हें औपचारिक संविधान और कानूनों द्वारा सुनिश्चित किया गया है। हम जानते हैं कि सभी नागरिकों को समान अधिकार देने वाले देशों में भी काफ़ी असमानता बरकरार है। ऐसी असमानताएं अमूमन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में नागरिकों को उपलब्ध संसाधनों और अवसरों के भिन्नता का परिणाम होती हैं। इसलिए अक्सर समान अवसर या मुकाबले के लिए एक समान स्थितियों की मांग उठती है। हमें याद रखना चाहिए कि राजनीतिक समानता न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के गठन के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन वह अपने आप में पर्याप्त नहीं होती। चलिए आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। बाय।